बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इकनॉमिक व्यूज़ के साथ हम हाजिर हैं दोबारा से इस प्रोग्राम में। इश्तियाक साहब से हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे। उन्होंने इकॉनमी का एक बड़ा अच्छा सा राउंड अप लिया, चूँकि ये वही राउंड अप ले सकते हैं जो हर रोज़ कॉलम भी लिख रहा हो, क्योंकि उनकी निगाह इतनी ओवर मैक्रो लेवल पे है कि उन्होंने माइक्रो लेवल पे कोई बात नहीं की, उन्होंने मैक्रो फैक्टर्स की बात की है हमारे सामने। हम उनसे कुछ सवालात और करते हैं इसी इंडस्ट्रियल इशू और इकनॉमिक इश्यूज़ के बारे में, और फिर हम आएंगे जो उनकी मेक अ विश फाउंडेशन है और जो कौंसल जनरल हैं। शाह साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि गवर्नमेंट अपनी लाइन ऑफ एक्शन को अगर दुरुस्त कर ले तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। वी एज बिजनेसमैन, वी एज टैक्स पेयर्स, वी एज इंडिविजुअल्स, हैव वी डिलीवर्ड? देखिए, इस वक्त लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान की जो क्रीम है इस वक्त वो किसी तरीके से मुल्क से छोड़ना चाहती है, क्योंकि वो नाउमीदी जो है मतलब वो आ गई है कि नहीं, अब हालात सही नहीं होंगे, और ये टनल के एंड के अंदर उनको एक रोशनी नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह क्या हो रहा है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग भी अपना सरमाया लेके जी, क्योंकि देखिए जिसका आदमी के पास पैसा है उसको तो दुनिया का कोई भी कंट्री एक्सेप्ट करता है कि आइए आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स करें। इसी तरह जैसे मैंने आपकी इंडस्ट्रीज़ का भी जिक्र किया है कि इंडस्ट्री भी जो है वो भी शिफ्ट होना जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि इंसेंटिव्स अच्छे मिल रहे हैं। अगर आज बांग्लादेश के अंदर जाते हैं, मेरी ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, अगर आज ये मशीनें मैं लेके जाता हूँ तो विद इन फ्यू ईयर्स ये इन्वेस्टमेंट मेरी वापस आ जाएगी। जबकि पाकिस्तान में मेरी मशीनों को जो है इस पर जंग लग रहा है मतलब। और फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि एक तरफ हमें यहाँ पे मार पड़ रही है, फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब हो रही है कि जिसके अंदर भत्ता और ये तमाम चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि हर इंडस्ट्रियलिस्ट या हर बिजनेसमैन को रोज़ाना चिट्ठियाँ आ जाती हैं कि जी आप इतना कुछ दें। तो इससे पूरे से मजमूई हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि ना इन्वेस्टर्स, ये देखें अगर आप कि लास्ट ईयर पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं आई है, क्योंकि इन हालात के अंदर हम किस तरीके से लोगों से कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ। अगर दुबई ने, सिंगापुर ने तरक्की की है तो उसकी एक वजह यह है कि पहले उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लोगों को दिखाया और उसके बाद बोला कि आप आएँ, और लोग आए हैं, जेबें भर भर के लाएँ और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। आज ये हालत हो गई है कि चाइना वगैरह में वो लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं फॉरेनर्स को कि जी हमारे यहाँ आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बहुत ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बात करते हैं तो एनर्जी जो होती है सबसे बड़ी उसके अंदर आती है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है, आप खुद कराची के अंदर रहते हैं कि सिचुएशन क्या हो रही है। तो अगर हुकूमत ने इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। वजह ये हो रही है कि ये $25 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स हो रही है, ये भी अगर और फर्दर नीचे आ गई तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लास्ट ईयर हमने $40 अरब की इंपोर्ट की और हमारी इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट हुई है वो सिर्फ 25 की हुई है। तो ऑलमोस्ट कोई $15 बिलियन जो है हमारा ट्रेड डेफिसिट आया है, जिसको हमने रेमिटेंसेस जो थी, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्होंने बुरे वक्त में पाकिस्तान की मदद की और तकरीबन कोई $13 बिलियन की जनाब रेमिटेंसेस आई है। अब ये जो हमारी $40 बिलियन की हमने जो इंपोर्ट की है, इसमें आपको बतलाऊँ कि इसमें कोई $17 बिलियन हमने जनाब ऑयल की इंपोर्ट पे खर्च किए हैं, सिर्फ ऑयल की। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक प्रोडक्ट के ऊपर हमने $17 बिलियन खर्च कर दिए, क्योंकि देखिए अगर
आप लोगों को बिजली नहीं आ रही है तो वो घर में जनरेटर तो यूज़ कर रहे हैं, वो डीजल तो यूज़ कर ही रहे हैं ना, मतलब, और डीजल भी नेचुरली आप इंपोर्ट ही कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला जो है वो हम ज़ाया कर रहे हैं, और $17 बिलियन हमने एक प्रोडक्ट के ऊपर, ऑयल के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर खर्च किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत जो है ये डैम्स वगैरह का जो कह रही है, बट आज भी अखबार में आपने ख़बर पढ़ी होगी कि एक जो भाषा डैम था शायद उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, और उसके अंदर भी जो एशियन बैंक था समहाउ दे आर रिलेक्टेंट, मतलब कि उसके अंदर वो आया जाए। तो आई डोंट नो स्ट्रेटजी क्या है जी। आप समझते हैं कि 4 साल में इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने प्रूफ किया है या फेल किया है? देखिए इस सेक्टर के अंदर तो आई विल टेल यू, किसी भी सेक्टर में कोई एक सेक्टर, हाँ, जहां आप समझते हो कि उन्होंने, देखिए इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं दी गई इस बार। जो ज़्यादा तवज्जो जो है ना, मतलब हुकूमत की, जब आप उनके मिनिस्टर्स वगैरह से मिले तो वो कहते हैं जी हमारा सर्वाइवल इतना मुश्किल हो रहा है कि हम डे टू डे बेसिस के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम होता कि, देखिए होता भी यह है कि ये भी चीज़ देखी जाती है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जी वहाँ पे हुकूमतों के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इकोनॉमी की पॉलिसी होती है जिसको जो भी हुकूमत आती है वो करती है। इस वक्त यहाँ पे ये हो रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर गया, दूसरा आया, वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। डू यू थिंक कि वो आपकी प्रॉब्लम्स पे इस बार डिस्कस करेगा? वो बिल्कुल, वो हुकूमत ही सोच रही है कि इसके बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इदारों के आपस में टकराव का नुकसान जो हो रहा है वो आवाम को हो रहा है और इंडस्ट्री को हो रहा है। और खुदा न खास्ता एक बार आपको मैं और बताऊँ कि अगर इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट होनी शुरू हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करेंगे। हम प्रॉपर्ली टैक्स दे रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर प्रॉपर्ली टैक्स? देखिए इस वक्त जो भी टैक्स आपको आ रहा है वो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको देता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर कोई बचत आपकी इसलिए नहीं हो सकती कि मेरा ग्रुप जो है जी फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ डेनम है, जिसका हमें अवार्ड मिल रहा है। तो हर चीज़ हमारे सामने होती है कि जी हमने इतने अरब की एक्सपोर्ट्स की है। तो इस वक्त पाकिस्तान का अगर आप इसको एनालाइज करेंगे टैक्सेस को, तो सबसे ज़्यादा टैक्सेस जो आ रहे हैं वो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर से। प्रॉब्लम जो हमें हो रही है इस वक्त, हमारा जीडीपी रेशियो जो टैक्स का है वो बहुत आउट है, वो तकरीबन 8-9% है। जबकि अगर आप किसी और तरक्की याफ्ता ममालिक में जाएं, सिंगापुर, अपना श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे 12-13 इस तरीके से आ रहा है। प्रॉपर इकोनॉमी की सर्वाइवल के लिए 16% आपको हाँ जी होना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम्स हमारी ये हो रही है कि टैक्स नेट जो है हमारा बड़ा नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अंदर आप लोगों को, आवाम को ब्लेम नहीं करें, इसके अंदर आप, हमारा करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर लोग टैक्स पे भी करना चाहते हैं तो उनको कहा जाता है कि जी आप इससे कम के अंदर अगर बच सकते हैं। खुद एक हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर से उन्होंने ये कहा है कि जी कई अरबों रुपए का करप्शन जो है FBR के अंदर भी मौजूद है, मतलब। हाँ जी, तो हो रहा यह है कि दोनों को आप ब्लेम करते हैं कि किसी तरीके से करप्शन को। क्यों ये करप्शन को गवर्नमेंट नहीं रोक रही? क्या वजह है आपके जहन में? क्या ऐसी वजूहत हैं? क्या हमारे पास वो सही लोग मौजूद नहीं हैं, या जो करप्शन हो रही है इनमें ये सब भी मुलव्वस हैं? देखिए लोग बहुत कंफ्यूज हैं इस वक्त। करप्शन हो रही है, अखबारों में भी आ रही है, मगर जुडिशरी इसको प्रूफ भी नहीं कर पा रही है। तो हम ये कहते हैं कि जी करप्शन हो रही है, हुकूमत कहती है नहीं जी करप्शन तो नहीं हो रही है। अब जितने भी केसेस आए हैं हुकूमत का अगर आप वर्जन लें तो वो कहते हैं कि नहीं जी कोई नहीं है, हम पे इल्ज़ाम, मतलब ये हो रहा है। हाँ, टैक्स चोरी के अंदर जी, टैक्स नेट के अंदर थोड़ी सी इन्होंने कहा है कि इस बार हमने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी है कि अगर टैक्स नेट, हम आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारा बड़ा हो जाता है और टैक्स नेट के अंदर हम और लोगों को ले आते हैं, क्योंकि अब देखिए ना हमारे सिस्टम्स दो बहुत बुरे हैं। मैं जब भी किसी प्रोग्राम में जाता हूँ ये कहता हूँ कि मैं जब सिग्नल पे खड़ा होता हूँ तो मेरे बराबर में 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खड़ी होती है, एक बहुत बड़ा उसमें वडेरा बैठा हुआ होता है जिसकी गाड़ी से ही लगता है कि उसकी करोड़ों की इनकम है, मगर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसने 1 पैसा जो है वो टैक्स की मद में पे नहीं किया। उसकी वजह यह है कि पूरा सेक्टर जो है वो एग्जम्प्टेड है। अच्छा, जब भी मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ मैं कभी ये नहीं कहता कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगना चाहिए, नहीं, एग्रीकल्चर पर नहीं, एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर। देखिए हम जो टैक्स की बात करते हैं वो इनकम पे करते हैं, चाहे वो मेरी इनकम इंडस्ट्री से हो, आप अगर एक लॉयर हैं उससे हो, एक अगर लैंडलॉर्ड है या जागीरदार है और वो करोड़ों रुपए कमा रहा है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसकी जो इनकम है उसका भी कुछ पे करना चाहिए। वो जी पूरा सेक्टर जो है वो एग्जम्प्टेड है, मतलब करोड़ों रुपए की जो गाड़ियां लेके खर्च वो सड़कों पे घूम रहे हैं, मगर उन्होंने 1 पैसा जो टैक्स नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेती? देखिए लॉबी इतनी ज़्यादा है कि हम जब भी बजट आता है हम इस चीज़ को लेके आते हैं कि
जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको आप टैक्स नेट के अंदर लेके आएँ, किसी को एग्जम्प्ट नहीं करें। एक आदमी पैसे कमा रहा है बट उसको आपने एक होली कॉव कह दिया कि नहीं जी आप नहीं पे करेंगे। मगर जब आप असेंबलीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो ज़मींदार और जागीरदार और इस तरह के लोग हैं, उनका एक माफिया है वहाँ पे, वो कभी इस चीज़ को पास नहीं होने देते। इससे पहले भी कुछ फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं जनाब इस सेक्टर को जो है टैक्स नेट के अंदर होना चाहिए, मगर आज तक कभी इस तरीके का देखिए मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। हर आदमी जो है वो अपना इंडिविजुअल सोच रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे समेट लूँ, मगर उसको ये ख्याल नहीं है कि देखिए ये मुल्क का क्या होगा, ये मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है। ये आप तो एक करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, मगर जिस मुल्क में आप रहते हैं अगर वो मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर आपकी शनाख्त क्या रहेगी। मगर सोच हर एक की आपकी तरह नहीं है, सोच हर एक की मेरी तरह नहीं है। हर आदमी रातों रात और ज़्यादा बटोरना चाहता है कि जितना से ज़्यादा मतलब पैसे मैं कमा लूँ और तमाम चीज़ें कर लूँ। यही वजह है कि आप जाइए आज एजवर रोड के ऊपर जाके देखें तो हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ले लें, एमएनए ले लें, एमपीए ले लें, इनके करोड़ों रुपए के अंदर लैंड से घर वहाँ पे बने हुए हैं और ये पैसा सब यहाँ से आया है। इसका ये कोई सीक्रेट भी नहीं है, इसके अखबारों में भी आ रही है, बातचीत हो रही है। आप नहीं समझते कि अब वक्त आ गया है कि हमें पाकिस्तान के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा अगर हमें पाकिस्तान को बचाना है? देखिए हम अगर वही जैसे मैंने आपसे कहा कि वक्त हम बहुत लेट भी हो गए हैं। बड़ा दिल ख़राब होता है जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, दुनिया के 60 कंट्रीज़ को मैं विज़िट कर चुका हूँ। उन कंट्रीज़ को जी जिनकी अब हमारी जो कंपैरिजन हो गई है वो नाइजीरिया और इस तरह की कंट्रीज़ के साथ हम अपने करने लगे हैं। और हमारे देखिए नेबरिंग कंट्रीज़ किस तरह जा रहे हैं। कुछ दिनों में आप देखिएगा अफगानिस्तान हमसे बहुत आगे निकल जाएगा, मतलब सबूत दे दिया उसने, सबूत दे दिया, मेडल ले लिया। देखिए लुक एट दिस, यू नो, मतलब बड़ा अफसोस होता है, शर्म भी आती है। और हमें देखिए हर सेक्टर में हम जा रहे हैं, खेलों में भी देख लीजिए, हॉकी में हमारी परफॉर्मेंस क्या रही और वो कुछ भी है जी एक मेडल तो लिया है अफगानिस्तान के, मतलब हाँ मतलब तो ये हो रहा है कि अगर यही हालात रहे तो फिर यू नो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा जी। व्यूअर्स, इश्ताक साहब के साथ बातचीत हो रही है, हमारे प्रोग्राम का यहाँ पे वक्त ख़त्म हो रहा है। हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इनसे मेक अ विश फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि उसमें ये क्या कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं और कैसे लोगों की ख्वाहिशात को ये पूरा करते हैं और वो कौन लोग हैं जिनकी ये ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, हमें अपने व्यूज़ 24/7online.tv पे ज़रूर बताइए। ज़ीशान मर्चेंट को इकनॉमिक व्यू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।